हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का सीडीपी। आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो आज के प्रैक्टिस सेट में सीधे पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न लिया गया है और इसमें प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं तुरंत। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है थॉर्नडाइक, बी है अल्फ्रेड बिने, सी है स्पीयरमैन और डी है थर्स्टन। तो बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत, तो देखिए बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था उनका नाम है अल्फ्रेड बिने। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। देखिए बिने ने माने थे कि जो बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, इसका सिद्धांत, इस सिद्धांत का, बुद्धि का जो सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत, इसका जो समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे टर्मन और स्टर्न भी थे, ठीक ना। बाद में क्या हुआ कि इसको और मनोवैज्ञानिकों ने अमान्य कर दिया था, ठीक ना। तो प्रतिपादित कौन किया था? अल्फ्रेड बिने, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। मैकडूगल के अनुसार भय संवेग से कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है? ऑप्शन नंबर 1 है उत्साह या पगनेसिली, बी है पलायन, सी है निवृत्ति और डी है संचय प्रवृत्ति। तो मैकडूगल के अनुसार जो भय संवेग से कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है? भय संवेग से, तो जो भय संवेग से जो जुड़ी हुई है यह कौन सी हो जाएगी? पलायन, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पलायन। मैकडूगल ने कुल 14 मूल प्रवृत्ति दिया है, ठीक ना, और उन्होंने बताया कि उनमें से 14 संवेग को भी बताया है। 14 मूल प्रवृत्ति है तो 14 संवेग भी है। जैसे भय का संवेग महसूस करना होता है, ठीक है। पलायन का क्या हो जाएगा? भागना या मूल प्रवृत्ति से होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, बी है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, सी है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और डी है संबंधवाद का सिद्धांत। देखिए संबंधवाद का भी तो है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, लेकिन अंतर्दृष्टि का सिद्धांत नहीं है। ये कौन दिए अंतर्दृष्टि का सिद्धांत? कोहलर ने दिए, ठीक ना। यह संज्ञानात्मक या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिभाषा किसने दी? क्रो एंड क्रो, गेट्स वन, स्किनर और वुडवर्थ। तो देखिए अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, परिवर्तन ही अधिगम है, ये बात बताने वाले गेट्स और अन्य थे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है प्रश्न यूपी टेट का पसंदीदा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। पियाजे के अनुसार केंद्रीकरण की समस्या किस अवस्था में पाई जाती है? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये देखिए जो पाई जाती है, बताइए किस में पाई जाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक ना। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है जो 2 से 7 वर्ष की होती है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि बच्चा किसी वस्तु या परिस्थिति में केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक ना, बाकी पहलू क्या कर देता है? अनदेखा कर देता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? केंद्रीकरण, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है मानसिक मंदता के बालकों की बुद्धि लब्धि IQ समानता कितनी होती है जो मानसिक रूप से कमजोर है?
90 से ऊपर, 80 से 90 के बीच, 70 से कम, 100 से 110। यह जो होती है 70 से कम होती है, ठीक ना। IQ जो बुद्धिलब्धि कौन दिए है, बुद्धिलब्धि का सूत्र टर्मन ने दिए, ठीक ना, ये ध्यान रहे। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। बच्चों में भाषा विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? गर्भधारण का समय, प्रारंभिक बचपन का समय, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो देखिए जो ये है, यह प्रारंभिक बचपन का समय जो है संवेदनशील काल कहा जाता है बच्चों में। इसमें क्या होता है, बच्चा जब 2 से 6 वर्ष की उम्र का होता है तो उसमें भाषा सीखने के लिए सबसे तीव्र और संवेदनशील चरण होते हैं, ठीक ना। इस दौरान बच्चा अपने परिवेश में बहुत तेजी से शब्द और व्याकरण ग्रहण करता है। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7 हो गया 8। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम थांडाइक के अनुसार किससे संबंधित है? अभ्यास कार्य से, परिणाम के सापेक्ष से, प्रशंसा से, तत्परता से। तो देखिए प्राथमिक कह रहा है, प्राथमिक नियम तो तत्परता हो जाएगा, ठीक ना। तत्परता से संबंधित है, तत्परता का नियम है, तब तत्परता का नियम, ठीक ना। तो 3 नियम कौन कौन से है? तत्परता का नियम एक है, एक अभ्यास का नियम है और एक प्रभाव का नियम है, ठीक ना। तो पहला जो प्राथमिक है तत्परता का नियम है, दूसरा अभ्यास का नियम क्या है, दूसरा नियम है, और तीसरा प्रभाव का नियम है, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है, यह किसने कहा था? वुडवर्थ, गैरेट, हालैंड, थांडाइक। तो ये बात जो कहे थे वुडवर्थ ने कहे थे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए वुडवर्थ का मानना था कि व्यक्तित्व में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का बराबर सहयोग और योगदान होता है, ठीक ना। ये जोड़ नहीं होता है बल्कि एक गुणनफल होता है, जब बराबर होगा तो गुणनफल के रूप में जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है? जो भाटिया बैटरी होती है, व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, सृजनात्मकता। तो देखिए जो है बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यह कौन निर्मित किए? CM भाटिया ने, ठीक। इनमें 5 उप परीक्षण शामिल है। यह सबसे उपयोगी किसके लिए है? अनपढ़ों के लिए और बच्चों के लिए, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। 10 हो गया 11। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन अनुसूची की अवधारणा किसने दी? तो पावलोव, स्किनर, हल, थांडाइक। तो देखिए पुनर्बलन अनुसूची का जो है अवधारणा देने वाले स्किनर साहब है, ठीक ना। स्किनर ने ही बताए थे सतत और आंशिक पुनर्बलन की बात की थी। कौन किए थे? स्किनर। उन्होंने बताया था कि आंशिक पुनर्बलन जैसे निश्चित अंतराल या अनुपात में इनाम देना, ठीक ना, इससे क्या होता है, बच्चा अधिक अस्थायी सीखता है। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, शैशवावस्था में शिशु का व्यवहार मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर 1 है मूल प्रवृत्तियों पर, बी है नैतिकता पर, सी है सामाजिकता पर, और डी है मानसिक चिंतन पर। तो देखिए जो शैशवावस्था में जो शिशु का व्यवहार होता है वह मुख्य रूप से मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूल प्रवृत्तियाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होता है कि बच्चे के जन्म के समय और शुरुआती वर्षों में बच्चा पूरी तरह से अपनी मूल प्रवृत्तियाँ जैसे भूख लगने पर रोना, अंगूठा चूसना, ये सब संचालित होने लगता है, ठीक ना, जो नैतिकता या सामाजिक चेतना का अभाव के कारण होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे।
शिक्षण की आगमन विधि का सूत्र क्या है? आगमन विधि में क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर, ठीक ना। तो यह क्या हो जाएगा? नियम से उदाहरण की ओर गलत। अज्ञात से ज्ञात की ओर भी नहीं होगा, यह निगमन विधि में होता है। अमूर्त से मूर्त की ओर निगमन में चला जाता है, लेकिन विशिष्ट से समान की ओर जाएगा यह आगमन विधि में, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। पियाजे के अनुसार संरक्षण का गुण किस अवस्था में विकसित होता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और डी है संवेदी गामक अवस्था। तो देखिए कह रहा है कि संरक्षण का गुण, जो संरक्षण का गुण होता है यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होने लगता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो 7 से 11 वर्ष की उम्र में होता है, ठीक ना। बच्चा इसमें क्या करने लगता है? अपने संरक्षण की बात करने लगता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर, इसमें क्या होता है? बच्चा अपने सम्मान की भी बात करने लगता है, अपने सम्मान को पहचानने लगता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, सृजनवादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है रटने पर आधारित है, नहीं। यंत्रवत अभ्यास पर केंद्रित है, सी कह रहा है अनुबंधन द्वारा अर्जित है, और डी कह रहा है अवबोधन या अर्थ निर्माण की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो देखिए जो है अर्थ निर्माण की प्रक्रिया पर एक केंद्रित होता है सृजनवादी जो ढांचा होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जड़ और गिलफोर्ड। तो देखिए द्वितत्व का जो सिद्धांत जो दिए थे वह स्पीयरमैन ने दिए थे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बुद्धि के 2 कारक होते हैं, एक सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक, उसी को बोला जाता है द्वितत्व का सिद्धांत। जो सामान्य कारक को हम जी फैक्टर बोलते हैं और विशिष्ट तत्व को एस फैक्टर बोलते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि, ये जो लार ग्रंथि होती है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि जो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक ना, जो सीधे रक्त में हार्मोन छोड़ती है, ठीक। लार ग्रंथि जो है बहिस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 18 है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठोर काल है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? किलपैट्रिक, स्टेनले हॉल, ए पील, थॉर्नडाइक। तो ये जो है किलपैट्रिक साहब का है, ठीक ना, कि जो किशोरावस्था है जो वह जीवन का सबसे कठोर काल है। और स्टेन हॉल जो कहे है किशोरावस्था जो है तूफान और तनाव का काल है। तनाव और तूफान का काल किसने कहा है? तनाव, तूफान, ये स्टेनले हॉल का है, ठीक ना। और जीवन का सबसे कठोर काल किलपैट्रिक, कौन कहे है? किलपैट्रिक, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। ऑटिज्म आत्म विमोह से पीड़ित बच्चे को किस क्षेत्र में सबसे अधिक कठिनाई होती है? देखिए जो ऑटिज्म होता है ना, यह न्यूरोलॉजिकल विकार होता है, ठीक ना, जिसमें बच्चा दूसरे से नज़र मिलाने या बातचीत करने में या सामाजिक संबंध बनाने में गंभीर समस्या का सामना करता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सामाजिक संवाद और संप्रेषण में यह सबसे कठिन होता है इसमें, ऑटिज्म में, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत लर्निंग बाय डूइंग का क्या अर्थ है? शिक्षक को काम करते देखना नहीं, बच्चे द्वारा स्वयं की क्रिया करके सीखना ठीक है, किताब को बार बार पढ़ना ये भी नहीं, कंप्यूटर स्क्रीन से नकल करना ये भी नहीं। तो करके सीखने वाली बात होता है, बच्चा स्वयं करके सीखेगा तो उसी को बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, ठीक ना।
आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। वाइगोस्की के अनुसार वह सहायता जो बच्चों को उसका लक्ष्य प्राप्त करने तक शुरुआत में दी जाती है क्या कहलाती है? पाठ या ढांचा, अंतः विषयता, और सी आत्मसातीकरण, और डी है अनुकरण। तो देखिए जो इसके फोल्डिंग कलर, जब सहायता दी जाती है तो इसके फोल्डिंग मतलब पाठ या ढांचा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है? विकास केवल किशोरावस्था में चलता है, गलत। विकास की गति सभी व्यक्तियों में एक समान होती है, नहीं। विकास बहुआयामी और जीवन प्रयत्न होता है, ठीक है। विकास केवल आनुवांशिकी पर निर्भर करता है, नहीं, वातावरण पर भी करता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 है, पवित्रता और कानून नैतिक विकास के किस स्तर के अंतर्गत आते हैं? तो पूर्व पारस्परिक स्तर, बी है पारस्परिक स्तर, सी है उत्तर पारस्परिक स्तर, और डी है इनमें से कोई नहीं। कह रहा है पवित्रता और कानून, तो ये देखिए जो आता है पारस्परिक स्तर के बीच में, ठीक ना, जो 9 से 15 वर्ष का माना जाता है। इसमें बच्चा समाज के नियमों, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपनी नैतिकता को मानता है, ठीक ना। इसमें बच्चा क्या करता है? कानून को सर्वोपरि समझता है। आइए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 है, थॉर्नडाइक के गौड़ नियमों की कुल संख्या कितनी है? जो गौड़ नियम है वो कुल 5 दिए हुए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5। कौन कौन से नियम गौड़ है? देखिए थॉर्नडाइक ने कुल 5 गौड़ नियम दिए और 3 मुख्य नियम है। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, 3 मुख्य नियम है और 5 गौड़ नियम है, अर्थात उप नियम। कौन कौन से? बहु अनुक्रिया और मानसिक स्थिति, आंशिक क्रिया या दृश्यता और साचर रूपांतर का नियम। कुल मिलाकर 5 नियम दिए हैं जो गौड़ नियम है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। बुद्धि के क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? R.B. कैटल, थर्स्टन, गिलफोर्ड, स्टर्नबर्ग। तो देखिए जो किए थे R.B. कैटल ने, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनके अनुसार जो माना गया था बुद्धि एक तरल बुद्धि जो आंशिक और जैविक क्षमताओं पर निर्भर करती है, जो उम्र के साथ घटती है, जबकि एक ठोस बुद्धि अनुभव, शिक्षा और वातावरण से अर्जित होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। अधिगम का चिन्ह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कोहलर, टालमैन, हल, गुथरी। तो देखिए जो अधिगम का जो चिन्ह सिद्धांत है, यह चिन्ह सिद्धांत यह टालमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन माने जाते हैं? जो माइक्रो टीचिंग के D.W. एलन, बी के पासी, N.L. गेज, स्किनर। तो ये देखिए जो माने जाते हैं D.W. एलन, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 28 अब देखते हैं। 28 है, बच्चे का अपनी उंगलियों से पहले पूरे हाथ को हिलाना विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। कह रहा है कि जो बच्चे अंगुलियों से पहले अपने पूरे हाथ को हिलाते हैं वह विकास के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, और डी है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो देखिए ये जो कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत। आइए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का और सृजनात्मकता का। तो देखिए स्टैनफोर्ड बिने जो परीक्षण है यह जो बुद्धि का परीक्षण है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 में
स्कूली शिक्षा का ढांचा क्या है? 5+3+3+4, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए पुराना क्या NEP था, 10+2, ढांचा को बदल करके 5+3+3+4 कर दिया गया। इसमें क्या है कि फाउंडेशन स्टेज जो 5 वर्ष तक, प्रीपेरेटरी स्टेज 3 वर्ष, मिडिल स्टेज 3 वर्ष और सेकेंडरी स्टेज 4 वर्ष शामिल है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। CCE में व्यापक शब्द का क्या अर्थ है? केवल शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना नहीं, केवल शब्द आ जाता है और निगेटिव होता है। शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना, मतलब शैक्षिक का और शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन करना, ये बात ठीक है। केवल शब्द आ गया तो गलत हो गया, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह परिभाषा किसने दी? तो देखिए BN झा, वुडवर्थ, रुथ बेनेडिक्ट और डगलस। तो ये देखिए जो बताए थे, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये बात BN झा ने बताए थे। कौन बताए थे? BN झा। आइए प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के 4 चरणों का सही क्रम क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 है धारणा, अवधारणा, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा। अवधारणा, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, अवधान, धारण, पुनरुत्पादन। अवधान, अभिप्रेरणा, धारण और पुनरुत्पादन। तो देखिए अवधान आएगा पहले। अवधान, उसके अवधान का मतलब होता है ध्यान देने की बात। फिर धारणा का मतलब उसे याद करने की बात, याद रखना। पुनरुत्पादन का मतलब होता है क्रिया को दोहराना। अभिप्रेरणा का मतलब होता है पुनर्बलन मिलना, ठीक ना। तो अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। खेल प्रणाली में वास्तविक जन्मदाता किसे माना जाता है? जो खेल प्रणाली के होते हैं, तो देखिए प्रोवेल को माना जाता है कि हेनरी, कोल्डवेल कुक को, मॉन्टेसरी को या किलपैट्रिक को। तो देखिए जो माना जाता है हेनरी कोल्डवेल कुक को, ठीक ना। यह वास्तविक जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है। हालांकि मॉन्टेसरी ने भी दिया है इस बात को, कहे है, ठीक ना, और बाद में कहे, ठीक ना। फ्राबेल ने किंडरगार्टन पद्धति प्रणाली विकसित की है। आइए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है TNT व्यक्तित्व परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए कुल टोटल 31 कार्ड होते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होते हैं कि 10 पुरुषों के लिए, 10 महिलाओं के लिए और 10 दोनों के लिए, और एक कार्ड जो है पूरी तरह खाली होता है। कुल मिलाकर 31 कार्ड होते हैं, ठीक ना, ये ध्यान रहे। आइए प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। बालकों में अपरिवर्तनीयता अर्थात पलटावी गुण का अभाव पियाजे के किस चरण की मुख्य विशेषता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो ये देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चा का जो परिवर्तनीय होता है, मतलब अपरिवर्तनीय बात होती है, पलटना का अभाव होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। प्रश्न नंबर 37 है प्रयोजनवादी विचारधारा पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है? तो देखिए व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट विधि, खेल विधि, प्रश्नोत्तर विधि। तो ये जो है प्रोजेक्ट विधि, ठीक ना। प्रयोजनवादी विचारधारा पर जो आधारित है प्रोजेक्ट विधि होती है। यह जॉन डीवी ने दी है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का आंतरिक कारक है? पुरस्कार, दंड या भय, आत्मसंतोष या रुचि, सामाजिक प्रशंसा। तो देखिए आत्मसंतोष या रुचि, ठीक ना, अभिप्रेरणा का आंतरिक कारक होता है। आइए प्रश्न नंबर 39 देखेंगे।
निदानात्मक शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? छात्रों को अंक देना, बी है छात्रों की कमजोरियों और कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, सी है पाठ को बार बार दोहराना और डी है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो ये और ये नहीं होगा। निदानात्मक कहता है कि छात्रों की कमजोरियों और कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना होता है, तभी उसके बाद उपचारात्मक होगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 40 है, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह किसका कथन है? अल्फ्रेड बिने, टर्मन, थॉर्नडाइक, स्पिनर। तो देखिए बुद्धि के 4 जो निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, यह अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। कोहलर के सुल्तान नामक चिंपांजी पर किए गए प्रयोग ने किस प्रकार के अधिगम को सिद्ध किया है? तो यांत्रिक अधिगम, सूझ का अधिगम, अनुकरण का द्वारा अधिगम और प्रयोगात्मक अधिगम। तो देखिए सूझ का अधिगम के बारे में बात करें तो इनसाइट लर्निंग, कोहलर का जो है सुल्तान नामक जो चिंपांजी बंजर था, सूझ का अधिगम का मतलब होता है कि वो सूझबूझ से केला को क्या किया, तोड़ लिया। जैसे पहले एक बॉक्स में था, उसमें क्या रखा गया, एक मान लीजिए जाल बनाया गया, ठीक ना, उसमें डब्बे छोटे छोटे रख दिए गए और ऊपर टांग दिया गया केला। तो वह जो चिंपांजी था, जो सुल्तान नामक, वह धीरे धीरे क्या किया कि पहले तो भूख लगी थी, तो वह सोचा कि कैसे केला को पाया जाए। तो वह पहले क्या किया, एक डब्बे को रखा, 2 डब्बे को रखा, थोड़ा ऊंचा कर दिया, रख करके एक दूसरे के ऊपर, और केला को तोड़ लिया। फिर दूसरा बार प्रयोग किए, उसमें क्या था कि छत पर ऊपर टांग दिए एक केला और छड़ी रख दिए उसमें। तो जब उसे भूख लगी तो वह उसको तोड़ना चाहता है, तो छड़ी से मार करके तोड़ा, ठीक ना। तो वही सूझ का सिद्धांत, क्योंकि सूझबूझ से ही उसको प्राप्त किया। आइए प्रश्न नंबर 42 देखेंगे। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का कौन सा भाग तार्किक चिंतन और भाषा के लिए उत्तरदायी है? दायां गोलार्ध, बायां गोलार्ध, पश्च कपाल पाली और मध्य मस्तिष्क। तो देखिए बायां जो गोलार्ध होता है, यह प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सबसे तार्किक चिंतन और भाषा के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक ना। जो मानव मस्तिष्क का जो बायां हिस्सा होता है, वह तर्क, गणित, विज्ञान और भाषा के विश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है, ठीक ना। जबकि जो दायां हिस्सा होता है, वह रचनात्मकता और कला के लिए होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 43 देखेंगे। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों में मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होगी? ग्राफिया मतलब लिखने वाली बात, ग्राफ बनाने वाली बात, तो लिखना हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में उद्दीपक रहित अनुक्रिया मुख्य रूप से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत। तो देखिए जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग अर्थात स्किनर का जो दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 सरल रेखी, बी है उन्नतोदर वक्र, सी है नतोदर वक्र और डी है लंबवत वक्र। तो देखिए जो है वक्र का जो सरल रेखी भी है और उन्नतोदर है, नतोदर भी है, लेकिन लंबवत रेखी नहीं है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या होता है कि सरल रेखी में क्या होता है, समान गति से चलता है, ठीक ना। इन्होंने 4 वक्र दिए हुए हैं, एक सरल रेखी जिसमें एक समान गति, और उन्नतोदर में क्या है कि शुरुआत में तेजी फिर धीमे, और नतोदर में शुरुआत में धीमी फिर तेज, ठीक ना, ये ध्यान रहे। उन्नतोदर का मतलब होता है शुरुआत में तेजी से सीखना और बाद में धीमे, और नतोदर का मतलब होता है शुरुआत में धीमे बाद में तेजी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 46 गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल के 3 आयाम कौन से हैं? क्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद। स्मृति, संज्ञान, मूल्यांकन, जी कारक, एस कारक और समूह कारक। भाषाई, तार्किक, स्थानिक। गिलफोर्ड के अनुसार जो बुद्धि का संरचना है वह क्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, ठीक ना, 3 आयाम है।
तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना के 3 आयाम है। इसी को बोला जाता है 3D मॉडल, ठीक ना, या चाहे 3 आयाम, बुद्धि का 3 आयामी बुद्धि, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। 47 कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किस स्तर में आता है? पूर्व पारस्परिक स्तर, उत्तर पारस्परिक स्तर और संवेगात्मक स्तर। तो देखिए अच्छा लड़का हो या अच्छा लड़की, जो अभिन्यास होता है यह पारस्परिक स्तर में आता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 48 देखते हैं। बुद्धिलब्धि IQ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विलियम स्टर्न, अल्फ्रेड बिने, लुइस टर्मन और स्पीयरमैन। तो ये विलियम स्टर्न ने दिया था, ठीक ना, जो 1912 में दिया था, ठीक। आइए प्रश्न नंबर, उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद जो है 1916 में टर्मन ने इस सूत्र में 100 को जोड़ा था, ठीक ना। इस तरह स्टर्न ने दिया था, और लेकिन बाद में टर्मन ने बुद्धि को में उसको क्या था 100 जोड़ा था, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। समस्या समाधान विधि का प्रथम चरण कौन सा है? डेटा संग्रह, समस्या की पहचान, परिकल्पना का निर्माण, निष्कर्ष निकालना। तो देखिए समस्या की पहचान करना प्रथम चरण होता है समस्या समाधान में। आइए आज लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 50। विकास की 3 कौन सी अवस्था तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहलाती है? तो देखिए सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ये किशोरावस्था, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।